Hello everyone. Hello Sudhir, Nawab. Good afternoon. Tanu, Aftab, Shubham, Kader, Janvi, Ashwini, Arun. Good afternoon. Nitesh, Soumya, Neha. Good afternoon. Yash, hello. Anusha, good afternoon. Rachna, Vikas, Manish, हेलो। और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अभिनव, हेलो। तो आज की हमारी टॉपिक यही रहेगी और इस टॉपिक में किसी की अगर फ्रेश भी स्टार्ट हो तो ये एक फ्रेश टॉपिक है, एक फ्रेश या न्यू टॉपिक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक चैप्टर अपने आप में अलग है। न्यू बैच है। दिस वन इज न्यू बैच विथ न्यू टॉपिक। न्यू बैच विथ न्यू टॉपिक, नया बैच और नई टॉपिक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये एक हमारे दिमाग में होता है ना, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल राइट्स का प्रीएम्बल से उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है, या मैं कहूं डीपीएसपी का पार्लियामेंट से क्या मतलब है, बहुत ज्यादा नहीं। वो रेफरेंस से आप समझ सकते हो, है ना। एक रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा तो लिटिल बिट रिलेशन है, तो वो रेफरेंस से समझ जाओगे, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। चलो देखते हैं। अब इस क्लास को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि इस टॉपिक को समझने का तरीका क्या होगा। तो वैसा ही होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इसका अपने सिलेबस में, इंपॉर्टेंस क्लियर है, इंपॉर्टेंस क्या है सिलेबस वाइज। तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर में भी सवाल पूछते हैं, ये करंट अफेयर्स से भी जुड़ जाता है। करंट अफेयर्स प्री में सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, प्री में सीधे सवाल किए जाते हैं आर्टिकल से, डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द आर्टिकल्स। हेलो धनंजय। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आर्टिकल्स, अनुच्छेदों से सवाल पूछे जाते हैं सीधे, सीधा सवाल अनुच्छेद से पूछा जाता है। देन करंट में कैसे जुड़ा होगा ये सब मैं चर्चा कर रहा हूं, आई विल एक्सप्लेन यू। पेपर 2 बीपीएससी का और यूपीएससी का भी, मैं जब जब भी बीपीएससी का नाम लूंगा तब तब मैं यूपीएससी का नाम लूंगा। इसका रीजन ये है कि बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो पूरा का पूरा यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे है, तो हम चाह के भी उसे नहीं छोड़ सकते, है ना। वी कैनॉट अवॉइड यूपीएससी while you are preparing for बीपीएससी। यहां भी यूपीएससी में भी पेपर 2 है जीएस का। हेलो चंदन। तो यहां से ये इंपॉर्टेंस दिख रही है सिलेबस के अंदर में, है ना। इंटरव्यू में भी यहां से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, उसका मैं कुछ उदाहरण दूंगा। दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट, क्योंकि बड़ा ही जरूरी ये सेगमेंट है एंड डीपीएसपी। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन और प्री के कुछ सवाल या मेंस के कुछ सवाल, तो प्री वाला तो फैक्चुअल डिटेल हो जाता है ना, कि पूछ लेंगे आर्टिकल, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, किस पार्ट में लोकेटेड है ना। तो देखते हैं जरा।
हमारा फोकस एरिया क्या है कि प्री से कैसे सवाल बनते हैं, प्री से कैसे सवाल बनते हैं, एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस। प्री का एग्जाम्पल क्या दिखाई देगा? एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि जो यहां से सीधे सवाल पूछा जाए कि संविधान का पार्ट 4 किससे रिलेटेड है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है डीपीएसपी। एक तो ये नेचर हो सकता है, पार्ट 4 संविधान का किससे रिलेटेड है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 36 to 51, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। अनुच्छेद 36 से 51। तीसरा सवाल, इस अनुच्छेदों के अंदर क्या है ना। हेलो दीपक। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स। अगला सवाल ये, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स। जैसे सवाल ऐसे हो सकते हैं, मतलब अनुच्छेदों का विवरण, अनुच्छेदों का विवरण। जैसे सवाल आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से डीपीएसपी हैं। जरा एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल 1 प्री का बता रहा हूं मैं, और सेम वैसा ही यूपीएससी में भी होगा और बीपीएससी में भी होगा। मैं दोनों के एग्जाम्पल बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि ये प्रश्न जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज जब हमें एक प्रश्नों का आइडिया रहता है, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, देन हम टॉपिक पढ़ते समय थोड़े सावधान रहते हैं, हाँ या नहीं? क्यों? while you are preparing for civil service, if you don't know which type of questions will be asked in the examination, your entire preparation is under a darkness. नहीं? क्या लग रहा है? Am I correct or not correct? जब आप सिविल सेवाओं की तैयारी करते हो तो आपको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं रहता है कि किस तरीके के सवाल पूछेंगे, और तुरंत मशीन जैसा पढ़ना शुरू कर देते हो। यहाँ पर रट्टा लगाना शुरू कर दोगे, आर्टिकल 36 में ये, 37 में ये, 38 में ये। उसका मतलब तो समझा ही नहीं, उसके ऊपर विचार तो किया ही नहीं, किस तरीके के सवाल आते हैं वो तो देखा ही नहीं, ना मेंस में देखा ना प्री में देखा है ना। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स जरूर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कुछ स्टेटमेंट वाइज कथन दे दे, है ना, कि विच वन इज करेक्ट। ये यूपीएससी का अंदाज ज्यादा होता है, स्टेटमेंट वाइज दे दे कि करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब सोचोगे कि क्यों हम जाने यूपीएससी। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना हम तो पीसीएस की तैयारी करते हैं और हमें नहीं जानना है यूपीएससी के बारे में। ना जानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे अंतिम पायदान पे खड़े रहोगे सिलेक्शन के लिस्ट में, क्योंकि आपको अपने हिसाब से थोड़ा ना तैयारी करनी है, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से तैयारी करनी है ना। क्यों? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, इजंट इट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे ये सवाल पूछे जाते हैं, ये कहाँ पे आपको काम करेगा? बीपीएससी के इंटरव्यू में ऐसे सवाल आपको हेल्प करेंगे, मेंस में ऐसे सवाल हेल्प करेंगे, जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे ये सब कथन कारण वाले पूछे जाते हैं ना। तो मान लो एक कथन पूछ दिया गया कि भाई, तो कैसे सवाल होंगे। अभी मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, बस मैं एक मॉड्यूल बता रहा हूं, है ना। जब हम पढ़ लेंगे तो खुद ही आपको आइडिया लग जाएगा कि विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट। तो मान लो कि 3-4 बातें लिखी गई है ना। जैसे लिख दिया गया कि a right to work, maternity benefit, और फिर लिख दिया गया नॉट एन इशू। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ बड़े भाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक बात है। राइट टू वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट, या जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और मैं इसको 1 2 3 कह दे रहा हूं। कौन सी चीजें डीपीएसपी में दी गई हैं, तो ऑप्शन बना के वो लिख देते हैं ऐसे, है ना, कि
एक दो तीन या ऑल लिख देंगे, यूपीएससी में ये अंदाज होता है ना। और बीपीएससी में क्या होता है कि ऐसे कर देंगे 4 और एक पांचवा ऑप्शन बना देंगे कि मोर देन 1 और नन, ऐसा बना देते हैं ना, ई ऑप्शन है ना। हेलो तानिया, ठीक है। तो यूपीएससी में क्या करते हैं, या तो ऑल वाला ऑप्शन दे देते हैं या 1 2 ओनली 1 ऐसा लिखा होता है ना। यूपीएससी में ये हो जाता है और बीपीएससी में एक ऑप्शन बढ़ा देते हैं कि एक से अधिक या नन। तो इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, है ना। ई लिखा होता है ऐसे, इजंट इट। ये सारी बातें लिखी हैं। अब आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या लिखा होगा, तो यू विल बी एबल टू गिव योर आंसर्स, इजंट इट। यू विल बी एबल टू गिव योर आंसर्स। नहीं कि कार्य का अधिकार अगर दिया गया, अगर आपको ये पता है कि डीपीएसपी के अंदर क्या लिखा गया है, कार्य का अधिकार, या अगर देखें तो मातृत्व लाभ, अगर पता है कि डीपीएसपी के अंदर क्या लिखा है, या पर्यावरण सुरक्षा, तो यू विल बी एबल टू गिव योर आंसर, इजंट इट। समझ रहे हो। तो एक तो सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो सीधे इसके कंटेंट के ऊपर होंगे, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कंटेंट ऑफ डीपीएसपी, है ना। सीधे सवाल पूछेंगे। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, मतलब तुलना के आधार पर, तुलनात्मक सवाल, तुलनात्मक प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न। ये कैसे होंगे, हेलो अनु। मान लो कि जैसे तुलनात्मक प्रश्नों में ऐसे लिख दिया कि 2 स्टेटमेंट दे दिए, 2 कथन दे दिए, स्टेटमेंट या 2 कथन दे दिए, और फिर इसमें से पूछा कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो मान लो कि 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से उनके प्रेफरेंसेस है ना। मान लो एक स्टेटमेंट दे दिया कि डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है, is not enforceable by court, यह अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यह अदालतों द्वारा मैं बता रहा हूं कैसे, इसी में से मेंस के सवाल निकल के आ जाते हैं। लागू नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, मौलिक अधिकार भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो हैविंग सच प्रोविजंस, मौलिक अधिकार भी इसी प्रकार की व्यवस्था रखते हैं। मौलिक अधिकार भी ऐसी ही व्यवस्था रखते हैं। कैसी, अभी मैंने बताया, ऐसी ही व्यवस्था रखते हैं। अगर आपको पता है कि मौलिक अधिकार में सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो ये वाला गलत हो गया, ओनली 1, ठीक है। ऑल राइट, इफ यू आर एबल टू नो कि वास्तव में जो कंपैरिजन, अगर हमें इसका कंटेंट पता है तो सीधे सीधे सवाल कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्री इज लिटिल बिट इजी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जनरेट नहीं करना है, वहां जो लिखा है वही देख के आंसर निकाल देना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू आर एबल टू गिव योर करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। नहीं समझे? ठीक है, ऑल राइट। हेलो सुमित। तीसरा किस तरीके का सवाल हो सकता है? थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन मेन है इसके कंटेंट के ऊपर कि देखो ये पूरा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसके 3 सेगमेंट बनाए गए हैं। एक है गांधीयन डीपीएसपी, एक है सोशलिस्टिक डीपीएसपी, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, लिबरल इंटेलेक्चुअल
हमारे जो 36 से लेके और 51 तक के आर्टिकल हैं उसको 3 भाग में बांट दिया गया है। आर्टिकल 36 टू 51 से लेके इसको 3 भाग में बांट दिया गया है ना, ठीक है। नहीं, असर्शन रीजन यूपीएससी में पूछता है, उसके लिए भी आपको कंटेंट पता होना चाहिए। मोस्टली ये सब बीपीएससी में नहीं पूछेगा, यूपीएससी में भी। और वो कहां से पूछेगा? इन्हीं में से पूछेगा कहीं से, है ना, कि एक रीजन दे दिया कि भाई डीपीएसपी है और उसका एक कारण दे दिया। अब वो तभी कर पाओगे ना जब कंटेंट पता होगा, इजंट इट? क्या लग रहा है? कंटेंट ही नहीं पता है तो क्या कथन और क्या कारण, है ना। अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूं कि मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूं। कैसा स्टेटमेंट? मैं एक स्टेटमेंट बना देता हूं कि भाई भारत में ऐसा, जिसे एसर्शन कहते हैं, कि भारत के संपूर्ण प्रांतों में वर्तमान में छठ पूजा प्रचलित हो गई है। विशेष करके पूर्वी भारत के क्षेत्रों में यह परंपरा अधिक दिखाई देती है। एक स्टेटमेंट है, ठीक है। उसका मैं रीजन लिख देता हूं कि इन क्षेत्रों में नदियों का बहाव तंत्र अधिक था और यह क्षेत्र धन धान्य और अनाज से भरपूर थे। तो यहां पे सूर्य की भूमिका और जिंदगी में सूर्य की स्थिति को ज्यादा महत्व दिया गया है, ये इसका कारण है। छठ की पूजा कहां दिखाई दे रही है? जहां पर रिवर डोमिनेट कर रहे हैं। दक्षिण भारत में क्यों नहीं दिखाई दे रही है बताओ? नहीं समझ रहे हो मेरी बात? Why Chhath is observed in this region? Because of abundance of rivers along the river banks, crops cultivated throughout the centuries, and these traditions came out from there. तो अब ये लग रहा है कि कुछ कुछ सही है। हो सकता है कि इसको कोई गलत भी माने, लेकिन लगेगा आधा सही लगता है आधा गलत लगता है ना, ठीक है। क्यों? हाँ बिल्कुल, तो लिखते हैं ना कि रीजन इज सेटिस्फाई असर्शन। क्यों? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा लिखते हैं ना। तो अगर आपको पता रहेगा, अच्छा ये स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि आधे सही आधे गलत लगेंगे आपको। जैसे थोड़ा भी दिमाग में संदेह आया ना कि अरे यार ये ऐसा कैसे होगा, नदी तो दूसरी जगह भी बहती है, आपको ये नहीं पता है, अगर छोटा सा चीज मिस कर गए। क्या मिस कर गए? कि आपको देखो कि गुजरात की साइड में तो नहीं मनाया जाता है, दक्षिण भारत में तो नहीं मनाया जाता है, आखिर ईस्टर्न बेल्ट में ही क्यों ज्यादा मनाया जाता है? वो गुजरात में भी, अमेरिका में भी वही मनाता है जो इस क्षेत्र से गया है, हाँ या नहीं? बोलो क्यों? ऑलराइट, ठीक बात है। तो गांधीवादी, समाजवादी, तो अगर आपको कंटेंट पता है तो उस पर आप कुछ सोच सकते हो, अदरवाइज मामला गड़बड़। उदारवादी, बौद्धिक, डीपीएसपी या नीति निदेशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये तो बता रखा है मैंने, और ये जानते भी होगे, सब तो आसान है, एसएससी लेवल के सवाल है ना, इजंट इट? सो डीपीएसपी, कई लोग कहते हैं कि जी बीपीएससी का प्री एसएससी लेवल का है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। जैसे यूपी का चेंज हो गया, बिकॉज देयर इज अ क्लियर डायरेक्शन ऑफ यूपीएससी, please make sure all the public service commissions in near future all the exam will be conducted at par with UPSC. So undoubtedly कोई भी संदेह ना रखना, बहुत जल्दी आपको ये सूचना लगेगी कि बीपीएससी ने यूपीएससी के बराबर एग्जाम का स्टैंडर्ड किया। प्री का भी, मेंस तो हो गया है, मेंस तो 100% वही है जो वहां पे है, यूपी ने कर ही दिया है, अन्य राज्य भी कर ही रहे हैं, धीरे धीरे यूपीएससी के साथ वो कर रहे हैं, और आपको प्री में भी बहुत जल्दी ये सुनाई देगा। तो जो लोग अगर एसएससी के स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बंद कर दें, अदरवाइज आयोग बंद कर देगा प्रिपरेशन, है ना। हाँ बिल्कुल, यूपी पीसीएस यूपीएससी जैसा था, खूब सारा, क्योंकि गाइडलाइंस है ना, गाइडलाइंस है। सीधे सीधे यूपीएससी ने बैठक की सभी राज्यों के लोक सेवा आयोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे स्टैंडर्ड पे करोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आईएएस अधिकारियों में और पीसीएस अधिकारियों में जमीन आसमान का फर्क हो जाए, या आसमान हो जाए और ये जमीन हो जाए। इससे कहीं मतलब जैसे पीसीएस अधिकारी पहले कैसे हो जाते थे, ये जमीन हो जाते थे, मतलब
कि इनकी नॉलेज और इनकी नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता था, है ना? ऑल राइट, नहीं समझ रहे हो? जैसे मान लो कोई आईएएस है, वो अपने लेवल पे बातचीत कर रहा है और पीसीएस वाला एसएससी की पढ़ाई करके गया है। समझना मेरी बात, समझ पाएगा बातों को? हाँ या नहीं समझ पाएगा वो क्या कह रहा है? काम ही नहीं हो पाएगा, है ना? सर झुका के वो डांट रहा है आईएएस या डांट रही है आईएएस अधिकारी, है ना? यार यू डम्ब, कह रहे हैं यस मैडम। कहा क्या कहा? नो मैडम, इजंट इट? हाँ बाउंडेशन है इमरान, बाउंडेशन है। अब यह भी सोच रहे हो कि वॉलेंटरली है, नहीं। आयोग ने, केंद्र यूपीएससी ने मौका दिया है सबको कि अपने टाइम फ्रेम में इसको क्या कर लें, सही कर लें, है ना? है ना? आयोग ऑब्वियसली अगर आयोग समझाएगा तो टाइम भी खराब होगा, और पहले से ही प्रिपेयर रहोगे तो आपका समय तो नहीं खराब होगा ना, है ना? ऑल राइट, माई पॉइंट इज दैट कि अगर आपने पहले से ये गेस किया हुआ है, अगर आपको डेवलपमेंट्स पता है, तो आपको पता है कि तूफान आने वाला है, तो आपने घर की दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए, अपना सारा खाना पीना लेके रख लिया कि यार मुझे 10-20 दिन के लिए घर में भी रहना पड़े तो मैं रह लूंगा। और मान लो घर में एक दाना ना हो, है ना, कोई भी फैसिलिटी आपने स्टोर ना कर रखी हो, और इसी बीच में आप सोचते हो तूफान कहाँ आता है, तूफान आएगा तो मैं थोर बन जाऊंगा, है ना, 2 मिनट में हैमर फेंकूंगा और तूफान का रुख बदल जाएगा, इजंट इट? संभव है ऐसा? तो फिर क्या होगा? तूफान आएगा तो नहीं, स्थिति खराब हो जाएगी। तो सेम प्रिपरेशन का भी वही हाल है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि मेन अचानक से परिवर्तन नहीं होता है, मेंस चेंज हो गया है बीपीएससी का, इसीलिए यूपीएससी वाले की तैयारी करने वाले लोग ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। यूपी में भी यही दिख रहा है, ठीक है? अब सेम लेवल के बच्चे आएंगे पीसीएस में भी और आईएएस में भी। आईएएस में तो आ ही रहे थे, अब पीसीएस में भी सेम लेवल के बच्चे आएंगे, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के काम कर सके, आईएएस अधिकारी घमंडी ना हो पाए। और एक रूल बना हुआ है, वो भी जान लो, कि 25% सीटें जो प्रदेश में होती हैं आईएएस के लिए, उस पे पीसीएस अधिकारी प्रमोट होके बनेंगे। ये रूल है, नहीं समझे? ठीक है, ऑल राइट। सो पीसीएस ऑफिसर्स 25% सीट्स आर रिजर्व। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी बन सकते हो। मतलब जैसे पीसीएस बन गए, अब पीसीएस बन गए तो मान लो एसडीएम बन गए या डिप्टी एसपी बन गए, या मान लो तो आप किसी छोटे रैंक पे भी हो, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा तो आप एकदम ऊपर बढ़ते जाओगे और आईएएस काडर में आ जाओगे, नहीं समझे? तो अब ये बताओ कि अगर ये एसएससी वाले को भर्ती कर लेंगे यहाँ पे और ये आईएएस काडर में आ गया, तो क्या ये मैचिंग हो पाएगी, जस्टिफाइड हो पाएगा? ये तो दिन काटेगा, बस दिन काटेगा। इसीलिए यूपीएससी ने सबको कहा कि आप उसी स्टैंडर्ड पे एग्जाम लो। तो अपने दिमाग से कोई भी आपको कितना भी बहकाए कि ना ये अलग होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम आंदोलन कर देंगे, कितने गए आंदोलन करने और न करने वाले, है ना? मेरी बात समझना, बहुत मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता आंदोलन से। एक अगर सरकार एक बात मानेगी ना तो धीरे धीरे वो कई सारे रिफॉर्म कर देती है। सरकार के पास अधिकार है ना, है ना? आर यू गेटिंग? नहीं समझे? हाँ ठीक बात है। अभिनव ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि मान लो ये जुगाड़ू इस टाइप का होगा ना, इस मेंटल लेवल का होगा, और अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो कमजोर है, बहुत बेचारा सा है, तो नेताओं के पीछे लघु बन के घूमता रहेगा और काम नहीं करेगा, isn't it? So इसीलिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है और ये हमारे फेवर में है। अब इस चक्कर में ना पड़ना कि जी हम आंदोलन कर देंगे पटना के गांधी मैदान में और उससे सरकार हिल जाएगी, आयोग हिल जाएगा, 2 मिनट में सरकार गिरा देंगे। कोई नहीं हिलता है, कोरोना हो जाएगा, जाना मत, ठीक है? चलो, ऑल राइट। तो गांधीयन, सोशलिस्टिक एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अब ये पूछ लेते हैं कि कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं, कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं और कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं। ये प्री के कुछ पॉपुलर से सवाल है ना? ये आसान है अगर आपको पता है तो। ऑल राइट, अब जरा मेंस का देख लो हिसाब किताब। प्री तो समझ गए, प्री में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने मेहनत कर रखी है तो प्री हो जाएगा। थोड़ा करंट अफेयर और थोड़ा बिहारी स्पेशल ध्यान दे देना, हो जाएगा। मैंने एक बार कितने पोर्शन से क्या सवाल आते हैं मैंने स्पेशल में क्लास बना रखी है। आई हैव स्टेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट्स व्हिच सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
जिन लोग की अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा सा ठीक कर लें। ऑलराइट, यू हैव टू इंश्योर कि थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ में आ जाए, है ना, नहीं तो इस्पात का पेड़ लगा के चले आओगे, है ना। और एग्जाम में तो इसको थोड़ा सा ठीक करें। राज्य लोक सेवा आयोग भी इसी मेंटालिटी में आ गए हैं। कोई आंदोलन कोई प्रदर्शन नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार ये मूड में है कि भारत को इंटरनेशनल इकोनॉमी से कनेक्ट करना है ना। तो एकदम मतलब ऐसा स्थिति रहेगा ना कि अब मान लो कि ठीक है आंदोलन सफल भी हो गया, तब तक आपने देखा कि आपके सारे दांत टूट गए हैं और बाल सफेद हो गई है, तो खूब लगे नाचने, आंदोलन सफल, आंदोलन सफल। अब सबको अटेम्प्ट मिलेगा। कहा कि अंकल या दादाजी आपकी उम्र तो बहुत हो रखी है, अब क्या आंदोलन सफल हो जाएगा? ठीक है, तो मतलब ये है कि ये वाला काम ना करें, आप सतर्क बने रहें, सुरक्षित बने रहें, है ना। ऑल राइट, एक बार मेरे साथ ऐसा हो रखा है। एक बार मैं मेंस लिख रहा था, तो एक पार्क में आके बैठे हुए थे हम, तो एक अंकल बहुत गौर से पेपर लेके देख रहे थे, और ऐसे देखते देखते उन्होंने कहा कि तो बड़ा आसान है, जैसा नहीं होता है कि नहीं गए तो बड़ा आसान है, ऐसे ऐसे पलट रहे थे, होंगे 80 साल के, होंगे 80 ईयर्स, और वो पलट के देख रहे थे, कहा बेटा ये तो बड़ा आसान लग रहा है, ये किसका एग्जाम है? मैंने कहा कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्जाम है, जिससे कि IAS PCS बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताओ, हमको किसी ने जवानी में बताया नहीं तो अब तक हम कहीं के सेक्रेटरी होते, क्या बनते हैं इससे? हम कहे कि भाई इससे IAS पोस्ट सेक्रेटरी भी तक जा सकते हैं ना। तो कहे कि हमको किसी ने बताया ही नहीं, इतना आसान एग्जाम है, निकाल लिए होते। तो यही वाला केस ना हो जाए आपके साथ, ठीक है ना। बी अवेयर कि किसी ने बताया नहीं कि सिलेबस चेंज होने वाला था, नहीं तो हम भी फन्ने खा होते और तुर्रम खा, है ना। ऑल राइट काफी देर तक हम लोग हंसते रहे और बहुत सीरियस होके बोल रहे थे कि हमको किसी ने बताया ही नहीं, हमारे साथ धोखा कर दिया समाज ने, क्या है। तो मेंस के कुछ सवाल देखते हैं। ये सब कोई नहीं सुनता है कि हमको कोई हमने आंदोलन किया था, ये किया था, ये सब कोई सुनेगा? नो वन इज गोइंग टू लिसन योर एक्सक्यूजेस। हमको इंग्लिश नहीं आती थी, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े थे, कौन सुनेगा ये सब? आगे आने वाली पीढ़ियों से कहोगे हम फला मीडियम के थे, हमको दुनिया ने साजिश कर दी, नहीं हुआ, सोचेंगे नकारा है, कुछ कर नहीं पाया तो बहाना बना रहा है। नो वन केयर्स, राइट। सो ये सब बकवास बातें हैं, इसके ऊपर ध्यान मत दो। अपना स्किल बढ़ाने के ऊपर कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कि यार वो थोड़ा सा हिंदी माध्यम से हट रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी स्किल बढ़ाओ। आप निशांत जैन को क्यों नहीं प्रेरणा बना सकते? मेरी बात समझो। वाई शुड यू नॉट मेक आइडल लाइक एज निशांत जैन? निशांत जैन की जितनी हिंदी स्ट्रांग है उतनी इंग्लिश भी स्ट्रांग है। नहीं आ रहा है समझ में? तो आपको थोड़ा सा इस लेवल पे काम करना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। राइट, उस समय अन अकेडमी नहीं था। राइट, ये तो इन्होंने सही कह दिया शिव शंकर ने, बहुत अच्छा। राइट राइट राइट, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं मेंस के कुछ सवाल जो हम करते हैं जनरली। मेंस का पहला सवाल कि DPSP इज फंडामेंटल, DPSP इज फंडामेंटल। प्रश्न देख लो तभी उस टॉपिक की गंभीरता पता लगेगी, है ना। जब किसी व्यक्ति के अपने दुश्मन की ताकत समझते हो ना, उसी हिसाब से आप तैयारी करते हो। मेरी बात समझना, कई लोग आपको कहते हैं पढ़ लो फिर सवाल हल करोगे। नहीं, गलत तरीका है ये। पहले सवाल देखो फिर पढ़ो। क्यों ऐसे होता है? देखना, एक बात समझना, पढ़ाई का तरीका क्या है। क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, अगेन क्वेश्चन एंड देन प्रैक्टिस। मेरी बात समझे? पढ़ाई का ये तरीका होता है। किसको किसको समझ में आ गया? क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन एंड देन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट तक चलोगे, फिर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तक आओगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये तरीका है। पोल करवाएं, लो पोल करा दे। जिसको लगे कि मैं झूठा व्यक्ति हूं वो तुरंत फॉल्स पे लगा दे। चलो ठीक है, ऑल राइट। 11% लोग मानते हैं कि मैं झूठा व्यक्ति हूं। कितना झूठ बोला है मैंने आप लोगों से, है ना। 10% अब लोग मानते हैं कि मैं झूठा हूं।
ठीक है, ऑलराइट। मतलब 10% लोग अभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो जिद्दी हैं। डीपीएसपी इज फंडामेंटल। हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी पे क्वेश्चन बैंक है और बहुत जल्दी और भी रिफॉर्म्स दिखेंगे आपको। देखो अनअकैडमी भी लगातार इंप्रूव कर रही है अपने पूरे मैकेनिज्म को, और बहुत जल्दी आपको भारी मात्रा में क्वेश्चन दिखेंगे। वो लगे हुए हैं अपनी मेहनत में, ठीक है ना। ठीक है, तो डीपीएसपी इज फंडा। ये कौन है जो मन में छुपा के बैठा हुआ कि सर झूठ बोलते हैं, है ना। ठीक है, डीपीएसपी इज फंडामेंटल in the framing of policy, in the framing of policies, however डायरेक्ट सिलेक्शन वाले तो नहीं है। हाँ, आज भी टेस्ट था, ग्रुप में किसी ने शेयर भी किया था, फुल फ्लेश टेस्ट था, आपने शायद देखा होगा। वो हमारी सूचनाओं वाला जो टेलीग्राम था उसमें शेयर भी किया था किसी ने कि फुल फ्लेश टेस्ट हो रहे हैं, आप जाके वहां एनरोल्ड कर सकते हो, है ना। ऑल राइट, अनअकैडमी परमानेंट हर एक संडे को फुल फ्लेश टेस्ट लेती है, तो आप उसमें, हाँ राइट, तो टेस्ट में जाके अपने को एनरोल कर लो और टेस्ट दिया करो, उससे अंदाजा। यस, ऑल राइट, सुमित डिड दैट एंड एवरीवन शुड। अच्छा, कुछ लोग इसी में लगे रहते हैं, कब दिया, कहाँ दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, हमको क्यों नहीं बताया। अब फोन करके तो बताएगा नहीं, आपको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ानी होगी, है ना। ठीक है, राइट, नॉट एन इश्यू, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कितना आया, सवाल ये है कि आपने प्रिपरेशन करके दिया या नहीं। एक होता है कि चलते फिरते, जैसे रास्ते में जा रहे थे रसगुल्ला खाने और किसी ने चाय पिला दिया, है ना, नहीं समझे तो चाय पी लिया, और हमको खाना था रसगुल्ले, ठीक है, फिर कोई मिल गया उसने चाट खिला दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन गो फॉर द टेस्ट। नहीं समझे। हाँ, रिवाइज नहीं किए थे इसलिए 50 आया। अब देखो सही, कादिर ने पकड़ा, अब सही जाके रिवाइज करोगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, समझ गए। और फिर जैसा अब यही वही हाल हो गया कि मतलब उसका इंडाइजेशन होगा ना। ठीक है, ऑल राइट चंदन। हाँ, टाइम की भी इश्यू थी, अभी छठ उठ के त्योहार थे, आगे से इसका ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं ट्राई करते हैं ट्राई करेंगे, है ना। हाँ ठीक है, ऑल राइट, नॉट एन इश्यू। तनु, पूरा पढ़े भी नहीं हो और फिर धीरे धीरे उसको मत ट्राई करते रहोगे ना। अरे वाह, नितेश ने क्या किया था, क्रिकेट खेलते खेलते सवाल सॉल्व कर दिए। ये तो पूरा विराट कोहली की जगह लेने पे उतारू हैं, क्योंकि विराट कोहली तो छुट्टी पे हैं। राइट राइट, ठीक है। वैसे ही होते हैं, बस सीधे सीधे आपको अगर पढ़ोगे वैसे तो आपको सॉल्व कर पाओगे, है ना। ऑल राइट, तो डीपीएसपी इज फंडामेंटल इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, हाउएवर these are not fully implemented. These are not fully implemented at bottom level. At bottom level, highlight issues बीपीएससी के लिए कितना हाईलाइट इश्यूज। बीपीएससी के लिए अगर ये सवाल लिख रहे हो तो 400 वर्ड्स एंड कितना टाइमिंग, लगभग 22 मिनट, लगभग 22 मिनट में 400 वर्ड्स। सेम सवाल यूपीएससी में। अच्छा, एक और आदत सुन लो, है ना, से एक और आदत सुन लो, यूपीएससी के कितने सवाल बीपीएससी वाले कॉपी करके लिख के डाल देते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। सीधे वहां से उठाया और लाके इधर पूछ लिया ताकि मेहनत बचे, है ना। एक नया टेंडेंसी, बीपीएससी कुछ अपना तो दिमाग लगाएगी ना, तो यही दिमाग लगाया है, सीधे यूपीएससी का सवाल उठा के रख दिया यहाँ पे। एग्जैक्टली, तो आप क्या होगा इससे कि अब तो समझ ही रहे हो कि अब कोई स्टैंडर्ड में कमी है नहीं, तो उन्होंने सोचा क्या बनाए, मेहनत क्या करें, यूपीएससी के एक्सपर्ट बना ही रहे हैं तो ला के रख दिया सवाल। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूपीएससी और इसमें दोनों बराबरी के लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। आधे तो यही ट्रांसपोर्टेड सवाल होता है ना। यूपीएससी में इतना बड़ा सवाल होगा तो 250 वर्ड्स
और लगभग 12 मिनट का समय है। सेम। एक फायदा भी है, while you are preparing for PCS right now or while you are preparing for UPSC, you can appear for both the examinations, है ना। हाँ, ऑप्शनल में भी वही हाल है, सीधे उठा के रख दे रहे हैं। ऑप्शनल में भी वही हाल है, सीधे सीधे उठा के रख दे रहे हैं, है ना। तो अब एक एक आसानी हो गई है। अब देखो, उनके लिए आसानी हो गई है जो दोनों तैयारी करना चाहते थे, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लगता है कि स्टैंडर्ड सेम का मतलब सेम क्वेश्चन दे दो। राइट। लेकिन इससे हमारा फायदा भी हो गया। फायदा क्या हुआ कि हमें अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि यूपीएससी अलग होता है और बीपीएससी अलग होता है। ये तो कंफ्यूजन खत्म हो गई। कोई आज की डेट में आपसे कहे कि यूपीएससी अलग है, बीपीएससी अलग है ना। तो हाँ, बहुत। तो एक बात समझना कि आपको भ्रमित कर रहा है या उसे ही खुद नहीं पता है कि क्या डेवलपमेंट्स चल रही है ना। क्यों? आज से 5 साल पहले होता होगा, बट राइट नाउ देर इज नो पॉसिबिलिटी। याद रखें, मैंने कहा कि डीपीएसपी फंडामेंटल है। अब जब डीपीएसपी पढ़ोगे तो ये वाला सवाल ध्यान में रखोगे ना। बोलो हाँ या नहीं। मैंने कहा, देखो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट, जब आपको क्वेश्चन पता होगा, एक दो बार पढ़ रखा है, तो जब ये कॉन्सेप्ट स्टडी करोगे तो आपको जेहन में होगा ना कि अरे यार, डीपीएसपी लॉ बनाने में फंडामेंटल होता है क्या। डीपीएसपी लॉ बनाने में फंडामेंटल होता है क्या, ध्यान दोगे। समझ रहे हो। और एक बार जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वापस से क्वेश्चन देखोगे तो अब ये इजी लगेगा। हाँ या नहीं, है ना। ऑल राइट शिव। और प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। यही तरीका है ना। कुछ लोग कहते हैं ना ना, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं। कैसे पढ़ना है? आर्टिकल 36। कोई कह रहा है 37 नहीं बताएंगे, वो कह रहा है कि 37 क्यों, 38 भी ले लो। आप कह रहे हो कि गलत बात है, 39 तो बताया नहीं, वो कह रहा है कि चलो 40 भी ले लो। ऐसा करते करते 51 हो गया और वो जो आपको बता रहा था वो 9 2 11 हो गया और आपका रिजल्ट 3 2 5 हो गया। नहीं, तो इसलिए इस बात को आप ध्यान दें कि कुछ नहीं मिलने वाला है इस फैक्चुअल वाले ज्ञान से। आपको जानना तो है, लेकिन कैसे जानना है ये पता होना चाहिए कि मटेरियल का कैसे यूज करें, है ना। ठीक है, जैसे मेरे घर में मान लो कैश्यू रखी हुई है, मान लो मेरे घर में काजू रखा हुआ है, किशमिश रखा हुआ है ना, और मैं उसको चाय में डाल दूं। कंटेंट तो ठीक था, लेकिन मैं चाय में डाल के उसको पी सकता हूं क्या? बताओ। कंप्लीटली मिसमैच हो गया। वही हाल होता है 36 to 51 आर्टिकल का, वही हाल है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, खीर में पड़ेगा, सेवइयों में पड़ेगा, लेकिन यहां तो कोई यूज है नहीं, इजंट इट। मलपुए में डालो, है ना। ऑल राइट। तो मैंने कहा कि हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं, कैसे यूज करें इसका इंसाइट विकसित करना पड़ेगा। तो डीपीएसपी इज फंडामेंटल इन द फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। ध्यान से सुनना। डीपीएसपी डीपीएसपी नीतियों के निर्माण में, नीतियों के निर्माण में केंद्रीय भूमिका रखता है। केंद्रीय भूमिका रखता है। केंद्रीय भूमिका रखता है। हालांकि धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर, धरातलीय स्तर पर, धरातलीय स्तर पर प्रतिबिंबन में, प्रतिबिंबन मतलब रेप्लिकेशन में समस्या है। मुद्दों पर चर्चा करें। मुद्दों पर चर्चा करें। अब ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी सवाल पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। जब ये सब पढ़ोगे तब ध्यान रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2।
Principles of DPSP, principles of DPSP, principles of DPSP mostly talked about socio-economic justice, or rather than political justice, Do you agree? Examine. प्रश्न देखें. डीपीएसपी, ये देखो, जो पुराने बच्चे हैं तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं. जो नए बच्चे हैं, क्या उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? बिना मेंस के ये नाव कहीं नहीं जाएगी. हर एक विमान कंपनियों ने एक परियोजना शुरू की है, समझे, अभी वर्तमान में कोविड सिचुएशन में, क्योंकि कहीं कोई जा नहीं रहा है, लोग लंबी दूरी की टूरिंग की प्लान नहीं बना रहे हैं. तो एक नई परियोजना शुरू की है विमान कंपनियों ने. थाईलैंड में स्टार्ट हुआ, इंडिया में नहीं हुआ है, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कि डेस्टिनेशन टू सिमिलर डेस्टिनेशन स्कीम. मतलब दिल्ली से जहाज उड़ेगी, 6 घंटे आसमान में उड़ाने के बाद इधर से उधर दिन होगा, सांझ होगी, रात होगा, और रात में आप वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच के अपने घर मुस्कुराते हुए चले आओगे. और ये स्कीम क्यों शुरू की गई है? क्योंकि लोग अपने अपने घरों में परेशान हैं और जहां जाएंगे वहां पे पता नहीं कोविड की क्या सिनेरियो है. तो जिनको ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन में घूमे बहुत दिन हो गया, आदत बरकरार रहनी चाहिए, तो आसमान में घूमे, बकायदे सामान पैक करवाएं और टिकट कटाएं और घूम फिर के वापस लौट को बुद्धू रात तक आए. ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, यूके में, ऑलराइट, अभी 3-4 दिन पहले मैंने न्यूज सुना है ना, और खूब पॉपुलर है. 2 घंटे में सीटें भर जा रही हैं. तो कहीं यही वाला तो पॉपुलर है, मतलब प्री की तैयारी पॉपुलर है, समझ रहे हो? मेरी बात सुनना, क्या इस स्कीम से प्री की तैयारी आप समझ रहे हो? साल भर प्री की तैयारी, ये वही वाली स्कीम है कि घूमोगे साल भर आकाश के अंदर में, है ना, वो प्री का आकाश है ना, घूमोगे घूमोगे घूमोगे, है ना. एंड देन, हाँ, सबसे पहले थाईलैंड में था, और घूमोगे घूमोगे घूमोगे, और कहां पे उतर आओगे वापस से? फिर वहीं से जहां से तैयारी शुरू की थी. याद रखना, कृपया इस स्कीम का हिस्सा न बने, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है ना. ठीक है. मैं कहता हूं कि ये एक तरीके से कंपटीशन को कम करने में आप योगदान दे रहे हो, ये वाली तैयारी में, है ना. ऑल राइट. तो डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी मोस्टली टॉक अबाउट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस. डीपीएसपी मतलब वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अधिकांशतया सामाजिक आर्थिक, जिसे समाजार्थिक भी लिखते हो, समाजार्थिक न्याय की बात करते हैं, समाजार्थिक न्याय की बात करते हैं. बीपीएससी में पता ही है 8 सवाल लिखने हैं, और यूपीएससी में तो ऐसे 20 सवाल होते हैं, 10 250 वाले और 10 150 वाले, तो वो डिपेंड करेगा. लेकिन बीपीएससी में सब बराबर, ठीक है. 8 सवाल होंगे, 3 घंटे के अंदर लिखो. राजनीतिक न्याय की अपेक्षा, क्या आप सहमत हैं? राजनीतिक न्याय की अपेक्षा, क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं? अब पता ही नहीं है कि सवाल क्या पूछेगा, तो फिर करोगे क्या, कैसे पढ़ोगे टॉपिक को, है ना. इसीलिए पॉलिटी सबको बहुत आसान लगती है और इसी में नंबर कम आता है.
इस पूरे तैयारी के ब्रह्मांड में आप पूछोगे ना किसी भी एस्पिरेंट से या मतलब फैकल्टीज से भी पूछोगे कि विच सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इजी, है ना, तो सब लोग कहते हैं, मतलब मोस्टली का ओपिनियन है जानवी, कि सब लोग कहते हैं कि दिस वन इज वेरी वेरी इजी, पॉलिटी इज वेरी वेरी इजी। कुछ है 3 दिन में छू मंतर कर दूंगा, कहते हैं लोग कि 3 दिन में छू मंतर कर दूंगा, कुछ है ही नहीं, है ना। मैक्सिमम लोग बोलते हैं पॉलिटी में कुछ है 10 दिन में खत्म करा देंगे, एक घंटे में खत्म करा देंगे ना, 1 घंटे में पूरी पॉलिटी का सार संग्रह। भाई वो आपको विष का प्याला ढूंढ के दे रहा है, समझे, जो अमृत मंथन हुआ था ना उसमें जो विष निकला था वही लेके आ रहा है 1 घंटे में पिलाने के लिए, है ना, ठीक है, ऑल राइट, समझे। तो सबसे आसान इसको लोग मानते हैं और इसमें सबसे कम नंबर मिलता है। आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बीपीएससी का पेपर 2, ध्यान से सुनना, बीपीएससी का पेपर 2 और यूपीएससी का पेपर 2 दोनों में सबसे कम नंबर मिलने का ट्रैक रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि हम प्री वाला तो पढ़ लेते हैं और मेंस वाला छोड़ देते हैं, ये सब तो ध्यान ही नहीं देते कौन क्या पूछ रहा है हमारी बला से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब एक और बात कि जैसे अगर पूछा जाए कि डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को एक तरीके से टारगेट करती है ना, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को परिदर्शित करती है, लेकिन इस अवधारणा को पाने में अन्य भी कारक जिम्मेदार हैं, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य को बनाने के लिए अन्य भी कारक जिम्मेदार हैं, तो उस पर चर्चा करें। मैंने लिखा कि आइडिया ऑफ डीपीएसपी comprising welfare state theory to what extent, भारत के संदर्भ में कर दे, to what extent it is achieved in India। लिखा है कि डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाहित करता है। डीपीएसपी एक लोक कल्याणकारी अवधारणा को समाहित करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाहित करता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाहित करता है। किस सीमा तक यह भारत में प्राप्त किया जा सका है? किस सीमा तक इसे प्राप्त किया जा सका है? मेरी बात समझ रहे हो? खूब अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं, है ना, खूब अच्छी बातें लिखी गई हैं। देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स रिटन हियर इन डीपीएसपी, बट एक्चुअली टू व्हाट एक्सटेंट इंडिया एम्ब्रेस्ड इट, किस सीमा तक भारत ने इसे ग्रहण किया है, ये भी एक मुद्दा है ना, समझ गए मेरी बात? ठीक है। और एक बड़ा सिंपल और प्लेन और सोबर क्वेश्चन जो बार बार पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डिफरेंस, ये मतलब ये बड़ा ही आसान सवाल है और ये बार बार पूछा भी गया है। डिफरेंस फंडामेंटल राइट
एंड डीपीएसपी। तो ये बहुत आसान है, ये तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। दिस वन इज ऑल्सो आस्क्ड इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी, और बड़ा इजी है ये, तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, समझ गए? ठीक है, मतलब लमसम इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। ठीक है, अब जरा इंटरव्यू टिपिकल सवाल देखो इंटरव्यू के। आपको नहीं लगता कि डीपीएसपी एक केवल नैतिक निर्देश है, एक छलावा मात्र है ना? इट्स अ स्यूडो राइट्स, इट्स अ स्यूडो राइट्स। आपसे पूछा गया कि डीपीएसपी इज अ स्यूडो राइट्स, योर टेक, आपकी क्या विचार है इसके ऊपर? यह छलावा मात्र है, कुछ है नहीं, बस डीलिंग नहीं देते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो, एक दिन भारत विकसित देश हो जाएगा, पूरी देश में एकदम क्रांति आ रखी है, कोरोना को कोरोना कोरोना कह के उसको रोने पे मजबूर कर देंगे, चला जाएगा। नहीं, एक आश्वासन जैसा लग रहा है। तो डीपीएसपी इज ए स्यूडो राइट्स, है ना? यह एक काल्पनिक, आपको जान के बहुत आश्चर्य और खुशी और विस्मय भी होगा। हाँ, गो कोरोना गो करके हम लोग उसको भेज देंगे, ऐसी हमारी अवधारणा है, हमारी ऐसी मान्यता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं लग रहा। यह एक काल्पनिक अधिकार है। आपको क्या लगता है? अभी अभी एलबीएस में, है ना, ठीक है, डीपीएस नॉट एनफोर्सेबल, is it enforceable fundamental? Then there is a much difference in state of, no, not exactly, because there is a problem to enact DPSP. That is why Constituent Assembly discussed about to what extent it can be made compulsory, but there is a need of enormous resources and willpower to enact entire DPSP. That is why Constituent Assembly written clearly in Article 37. However, it should be made primary in the making of laws, but we cannot make it compulsory because of lack of resources. But in the future, governments will take decision according to available resources. So nowadays we are using it, but in a regulated way. All right, Anu? डीपीएसपी को हम यूज कंपलसरी कर सकते थे, लेकिन इसके लिए बड़ा रिसोर्स चाहिए। जैसे लिखा गया है सबको जॉब दे दो, जैसे लिखा गया कि कॉमन सिविल राइट्स दे दो, पर्यावरण को शुद्ध कर दो, है ना, पूरी कृषि को वैज्ञानिक कर दो, तो अचानक से करना संभव है? बोलो हाँ या नहीं? अचानक से करना संभव नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, ना उतनी विल पावर है, ना उतना पैसा है, ना उतनी क्षमता हम लोग की अभी तक विकसित हो पाई है ना उतना कोऑर्डिनेशन हो पाया है। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, हाँ, तो मतलब उतना नहीं है हमारे पास फैसिलिटी, है ना। तो ये काल्पनिक अधिकार है, विचार दो, विचार दीजिए, है ना, अपने विचार चाहिए, है ना। देखो, प्रश्नों में कभी ये मत कहना कि विवेकानंद ऐसा मानते थे। कुछ लोग ऐसे ही शुरुआत कर देते हैं कि अंबेडकर साहब मानते थे कि डीपीएसपी फला है। अरे भैया, पहले अपना बताओ। अंबेडकर साहब को थोड़े ना आईएएस बनना है। आर यू गेटिंग? मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग लिखते भी हैं, जैसे मैं भी किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि व्हाट इज योर टेक, तो महात्मा गांधी मानते थे कि असहयोग आंदोलन से क्रांति हो जाती है, फला टीका। अरे अपना बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। तो आप ऐसा बोलोगे कि दिस इज माई टेक, वेन एवर वी आर रिफ्यूजिंग assistance with the government services, we are denying, not paying taxes. This one is non-cooperation, which is biggest movement, which become biggest movement during the Gandhian era. गांधी जी ने जब लीड किया था तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया था। मेरे हिसाब से यही है। पहले अपना बताओगे ना। मेरे हिसाब से नॉन कोऑपरेशन ये है, इसी को गांधी जी ने बड़े लेवल पे एक आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया। हम उल्टा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कैसा है कि गांधी जी इसको ये मानते थे, सुभाष चंद्र बोस ये मानते थे, और मुस्कुरा भी रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमको एग्जामिनर बहुत विद्वान समझ रहा है ना। और गांधी जी गुस्सा रहे हैं।
गांधी जी क्यों गुस्सा रहे हैं कि मुझे बीच में क्यों ला रहे हो, मैं एग्जाम दे रहा हूं, पहले अपना बताओ। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आपसे पूछा कुछ जा रहा है, आप जवाब कुछ दे रहे हो, है ना। पूछा कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है, तो ऐसा लिखा कि इंदिरा गांधी मानती थी कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये था। अरे भाई, उनको पूछ ही नहीं रहा है विमेन एम्पावरमेंट। आप रेफरेंस में दे सकते हो किसी, जैसे अपना वाला लिख लिया, फिर उसके नीचे लिख सकते हो किसी कवि ने ये माना है, किसी ने ये माना है। अब सूरदास कालिदास पे चले आए, है ना, रॉन्ग तरीका है, ये काल्पनिक अधिकार है, विचार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आता है, यही वाली पढ़ाई का रिजल्ट भी है, बाकी सब तो ऐसे मन का फेर है। जैसे नहीं रोज खिचड़ी खा रहे थे, कभी तहरी खा लिया, तो वैसा ही है बस, कि थोड़ा फ्लेवर आ गया, मसाले वसाले डाल लिए, छौंका लगा लिया, है ना, बस उतने का फर्क है, रिजल्ट नहीं आने वाला है। और ये वाली जो पढ़ाई है ना, पूरा एकदम स्पाइसी है, स्पाइसी पढ़ाई है, झन्नाटेदार। जीभ पे रखते ही हर मसाले मिर्चे का टेस्ट आएगा, पूरा गरम मसाले से छौंका लगा के एग्जामिनर तक पहुंचाओगे, है ना। देखो कैसे लुत्फ उठाता है वो आपकी इस डिलीशियस का, है ना। ठीक है, क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं कराता ना। स्टार्ट करना चाहता हूं मैं, लेकिन थोड़ा इस पे मेरे हाथ में होता तो मैं स्टार्ट ही कर देता, लेकिन थोड़ा इस पे मुझे अनअकैडमी थोड़ा वर्क कर रही है, उसके पास थोड़ा समय कमी भी है, और मैनेजमेंट के पास, और ये वाला थोड़ा यूज हो तो बात बने। एक्स्ट्रा आवर्स तभी तो मिलेंगे ना, एक्स्ट्रा आवर्स तभी मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा सा कोड यूज हो जाए तो ठीक रहेगा, और फिर हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं ना। नहीं, जिन्होंने किया है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने तो किया है, जानवी और अश्विनी और बहुत सारे, अरुण, मतलब सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने काफी कोड यूज किया है, एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग 3 क्लासेस बैक टू बैक, ना। तो अच्छा है, मैं क्लासेस ले रहा हूं, और इसमें हित ही है, जितना मैं क्लास लूं उतना ही बढ़िया, है ना। बिहार स्पेशल के लिए अभी मेरे पास तो थोड़ा वक्त कम है, अभी जो एजुकेटर पढ़ा रहे होंगे आप वहां पे थोड़ा टच बना सकते हो, है ना। राइट नाउ आई हैव लेसर टाइम टू डेडिकेट स्पेशली। अब प्लस के ऊपर जो है, इसको हम उस पे चला नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि स्पेशल में चला नहीं सकते हैं, और प्लस के ऊपर अभी मेरे पास आर्ट्स नहीं है, नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं स्टार्ट कर देता, है ना। तो ये सब भी है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देके चलना होगा। तो जो बच्चे लेने वाले थे वो ले सकते हैं, बाकी तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, ऑल राइट। तो डीपीएसपी इज ए स्यूडो राइट, आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया, कहा गया कि डीपीएसपी जो है बेसिकली इससे कुछ हुआ नहीं है, या डीपीएसपी एक तरीके से मानो तो डीपीएसपी, अभी उन्होंने कहा था ना कि परसों कॉल आया था, मैंने सर को बोला था इकोनॉमी आपसे स्टार्ट करवाने के लिए, सर बोल रहे थे, कौन सर बोल रहे थे, 10 लाख में से एक बना रहे थे मुझे, कौन से सर बना रहे थे। ठीक है, डीपीएसपी का जो मसला है वो ठीक है। किससे बात की आपने? अच्छा, अनअकैडमी टीम। ठीक है, ऑल राइट। तो डीपीएसपी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट। तो जरूर इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी देखो, आप जैसी डिमांड रखोगे वैसे ही आपको फैकल्टी ढूंढेगी अनअकैडमी, है ना। तो अनअकैडमी लगातार वैसे ही काम करती रहती है, मेहनत करती है अनअकैडमी चीजों को करने में, है ना। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, ऑप्शनल के लिए धीरे धीरे देखो, अभी क्या है ना कि अभी अनअकैडमी का फोकस वो थोड़ा प्री के ऊपर हो रखा है, तो अभी और उसमें काफी कुछ सुधार भी अभी होने जा रहे हैं,
देखो अनअकैडमी लगातार कोशिश करती है। देखो दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या है, मेरी बात समझना, आप एक साल पहले का अनअकैडमी देखोगे ना, ध्यान से सुनना, तो उसमें कुछ आपको थोड़ी डेफिशिएंसी दिखाई देगी। धीरे धीरे लगातार पूरी टीम काम कर रही है, एडुकेटर्स से सलाह लिए जाते हैं और बहुत लिबर्टी भी है, और आप अपने सजेशंस दे दो, हायर मैनेजमेंट के साथ आप बातचीत कर पाओ, है ना। तो वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म, कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% सब ठीक हो गया है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब अभी आप जैसे 6 महीने पहले से तुलना करोगे तो अभी काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा, है ना, ठीक है। अभी आप 2-4 महीने बाद देखोगे और इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो मतलब लगातार उसके ऊपर काम हो रहा है। बाकी प्लेटफॉर्म आप देख लो, कोई मतलब छोटा मोटा प्लेटफॉर्म हो, है ना, राइट, इंप्रूवमेंट बहुत हुआ है। तो आप छोटा प्लेटफॉर्म देख लो, वहां पे जो पहले था वही आज भी है, बल्कि खराब हो सकता है, isn't it? तो अनअकैडमी की यही है कि डेली डेली कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन के लिए काम करना, ठीक है। मैंने कहा कि डीपीएसपी एक तरीके से अभी उन्होंने कहा था ना कि डीपीएसपी, अन्नू ने कहा था कि डीपीएसपी को अगर डू यू नॉट थिंक दैट डीपीएसपी शुड मेक कंपल्सरी, आपको नहीं लगता कि इसको अनिवार्य कर दिया जाए, जैसे फंडामेंटल राइट है, अनिवार्य कर दिया जाए? आपको नहीं लगता कि इसे अनिवार्य कर दिया जाए, है ना? हाँ, सजेशंस भी पूछते हैं और उस पे कार्रवाई भी होती है ना, मतलब कि उस पे विचार होती है, पूरी टीम, मैनेजमेंट, सब लोग काम करते हैं ना। हाँ, अब अच्छा फील हो रहा है ना महाराज, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो धीरे धीरे जब कॉलिंग आ रही है, लगातार बच्चों से संपर्क होता है सबसे, देखो कितना बढ़िया एक वो है। आप जैसी डिमांड रखोगे, जिस तरीके के सुधार चाहते हो, एनालिटिकल पढ़ाई को ज्यादा महत्व देना चाहते हो, तो आप जो ओपिनियन रखोगे उसके ऊपर लगातार अनअकैडमी काम करती है ना। नवाब को कॉल नहीं आए आपके नाम की वजह से, तो ऐसा तो नहीं आ रहा कि समझ रहे कि नवाब साहब है, इनसे क्या बात करें, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, राइट। जानवी को भी कॉल नहीं आता, आ जाएगा धीरे धीरे, आप लोगों के यहाँ भी आ जाएगा, थोड़ा इस समय लोड है, आ जाएगा। जिनके जिनके पास कॉल नहीं आया उनके पास भी धीरे धीरे पहुंच जाएगा, आप बिल्कुल दुखी ना हो, ठीक है, आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आ जाएगा, आप अपना एक सजेशन बना के रखे रहो, ठीक है। यू हैव टू मेक योर सजेशंस एक लिस्ट पे, है ना, और जब आए कॉल तो बता दो सजेशन। नहीं समझे? ठीक है, ऑल राइट। सो यू हैव टू, है ना, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। इनकमिंग बंद है आपकी, तब कैसे कॉल आएगा? लो, अब तो इनकमिंग बंद करवा रखी है, तब कैसे कॉल आएगा, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। बैचेस तो देखो वो तो मतलब है, वो सजेशन है, आप क्वालिटी और कंटेंट के ऊपर सलाह दोगे तो आपके लिए भी फायदा रहेगा, है ना, और अनअकैडमी को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई बच्चों की ये नीड है, क्वालिटी, कंटेंट, एक्सपीरियंस। देखो जब ये एक एक्सपीरियंस होगा ना इसमें, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्या लग रहा है ना। 4 महीने से रिचार्ज नहीं करवाए हो, अरे वाह तब क्यों कह रहे हो कि नहीं आ रहा है फोन, ठीक है, ऑल राइट। चलो, तो डीपीएसपी शुड मेक कंपलसरी, इन्होंने तो वही वाला काम कर दिया, जैसे कोई कह रहा था कि जो है नहीं होता है कि कई लोग रिचार्ज ही नहीं करवाते, केवल मिस कॉल करते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, सब सस्ता हो रखा है ना ठीक है, ऑल राइट, इट्स अ जोक, डू नॉट टेक इट सीरियसली, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये सब आप सलाह दोगे तो जरूर इसके ऊपर अनअकैडमी काम करेगी, ठीक है, ऑल राइट। देखो अनअकैडमी ने इस एक फ्रीडम दिया हुआ है एजुकेटर्स को कि वो किस लेवल का कंटेंट पढ़ाएं, क्योंकि अनअकैडमी ये मानती है कि एजुकेटर बेहतर जानते हैं कि किस लेवल का एग्जाम में आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब ये एजुकेटर्स की अपनी क्षमताओं के ऊपर है,
अपनी मेहनत के ऊपर है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है कि वो किस लेवल का पढ़ाते हैं। अनअकैडमी से कोई डायरेक्शन नहीं आता है। आर यू गेटिंग? अब मान लो यही टॉपिक मैं एकदम सही तरीके से पढ़ा दूं, मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं है कि जी आप ऐसे ही पढ़ाओगे, है ना। आर यू गेटिंग? वो मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज करूंगा, मैं अपने नॉलेज को यूज करूंगा, मैं सिलेक्शन को टारगेट बना के करूंगा। तो मतलब वो सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस दिख सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, ये कौन सा कह रहा हो विकास? दिस वन इज इंटरव्यू वाला, डीपीएसपी। ऑल राइट, डीपीएसपी शुड मेक कंपलसरी, मतलब ये है कि अभी तक ये तो ऑप्शनल जैसा है ना, एक मोरल गाइडलाइंस जैसा है कि जी लगाओ लगाओ नहीं तो मत लगाओ। इसको कंपलसरी कर दो, जैसा राइट टू वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट, पैटर्निटी बेनिफिट, गुड कंडीशन, फ्री लीगल एड, इसको सब कंपलसरी बोल दो, है ना। ठीक है ना। ऑल राइट, सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, या अगर ऐसा सवाल पूछा गया कि डीपीएसपी जब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं थे तो इस तरीके का हमें दिवा स्वप्न क्यों दिखाया गया, है ना। मान लो कि मैं आपको पढ़ाऊं ही नहीं और रोज कहूं कि रैंक बोलो, रैंक की जय। जैसे मैं बोलूं कि जय तो आप बोलो रैंक की जय, इसका कोई फायदा है? मैं जब आपको सिलेबस ही ना पढ़ाऊं, कोई कोई उस तरीके की चीजें ही ना, मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है, बस आके हम लोग जयकारा लगाए, है ना, इजंट इट, बस जय जय करते रहे, तो इससे होगा कुछ है? नहीं होगा ना। नो, इट विल नॉट बी वर्थफुल। तो डीपीएसपी बनाया ही क्यों गया जब रिसोर्स ही नहीं थी, है ना। इफ देयर वाज नो रिसोर्स, इफ देयर वाज, पूछा गया ही एग्जाम में, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ऐसे नहीं अंदाजा वाला नहीं बता रहा हूं। इफ देयर वाज नो रिसोर्स, इफ देयर वाज नो रिसोर्स, वाई इनकॉर्पोरेटेड, वाई इनकॉर्पोरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनो, जब संसाधन ही नहीं थे तो क्यों इसको रख दिया गया? बाद में कर लेते, क्या ऐसी मजबूरी थी? ये तो बस वही हो गया, पेज भरने का काम हो गया। नहीं, इट्स लाइक एज, जैसा नहीं होता है कि फालतू पेज भर दिया। जैसे कुछ लोग किताब, मैंने एक राइटर से पूछा, सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि तुमने जो किताब लिखा हुआ है इसमें 800 पेज तुमने दे रखे हैं ना, और कंटेंट तो केवल 200 पेज का ही है, बाकी सब तो कहानी लिख रखी है फालतू। तो कह रहा है कि पागल हो, अगर किताब का दाम 350 निकलवाना है तो इनको, मैं तो सोच रहा था कि 1800 करूं, प्रकाशक ने रोक दिया, नहीं तो मैं 1800 भी कर देता, ठीक है। और 350 बच्चे खुशी खुशी दे देते, क्योंकि जैसे ही हाथ पे रखते तो दिखाता 3.5 kg, इजंट इट। बिल्कुल, कंटेंट तो उसमें 200 पेज का ही है, 800 पेज उसने प्रकाशक ने किया है कि यार बहुत भारी ना हो किताब। ऑथर चाहता था कि 1800 पेज का कर दे, और उसका नाम, तो मैंने पूछा कि अच्छा इसका नाम क्या रखते, कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सिविल सेवाओं की तैयारी, ऐसा कुछ रखते, झन्नाटेदार, तुरंत बिक जाता है ना। नहीं, सो दिस इज द वे ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग, है ना। कंटेंट भी तो होना चाहिए ना, इसका कोई फायदा नहीं है। तो जब हमने डीपीएसपी रख दिया तो कहीं ये वही तो नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड की अच्छी चीजें रख तो दिया, मिले चाहे ना मिले, ठीक है, रख तो दिया, मिले चाहे ना मिले। तो क्या पूछा कि यदि संसाधन नहीं थे तो संविधान में इसे जोड़ा क्यों गया? जब होते तब जोड़ते, नहीं थे तो इसे संविधान में जोड़ा क्यों गया? अब ये सब सवाल सुन के आपके दिमाग में खलबली मचेगी, है ना। संविधान में जोड़ा क्यों गया? अब जब डीपीएसपी पढ़ना स्टार्ट करोगे आर्टिकल्स को, तो ये सब सवाल आपकी जेहन में होंगे, आपके ध्यान में होंगे, आपकी इमेजिनेशन में होंगे, एंड देन यू विल टैकल एंटायर टॉपिक इन ए बेस्ट वे। हाँ या नहीं, क्या लगता है आपको? जैसे ही ये सवाल अगर आपके दिमाग में कौधेंगे, घूमेंगे, तो आप एक बेहतर पोजीशनिंग में होगे कि अच्छा ये वाला टॉपिक ऐसे पढ़ना था। दिस इज द बेस्ट अवेलेबल वे ऑफ प्रिपरेशन। ऑल राइट, दिस इज द बेस्ट अवेलेबल वे ऑफ प्रिपरेशन। ऑल राइट, और ये वाली पढ़ाई में मजा भी है। आप कहोगे कि सर इसके उत्तर क्या होंगे? उत्तरों की तलाश कल करेंगे अपने सेम टॉपिक में,
1 बजे वाली क्लास में हम बैठेंगे और यहां से देखना एक एक इश्यूज को उठाएंगे, और ये डीपीएसपी केवल किताबी भाषा में नहीं, इसके ऊपर कौन कौन से रूल्स बनाए हैं एक्चुअल में सरकार ने, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऑलराइट, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो यहां तक तो समझ गए ना? किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का? ये मैंने जानबूझ के कि आज मैंने यहां से स्टार्ट किया डीपीएसपी से, तो यू नो कि इन विच डायरेक्शन वी शुड प्रिपेयर, जैसा मैं हर टॉपिक में करता हूं, बहुत लेंदी जाके डिस्कशन करते हैं ना। ऑलराइट, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो हम इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे अपने कल की क्लास में, ठीक है ना। इसको एक बार देखना, जो क्लास शुरू होने से पहले 10-15 मिनट पहले जब आप आ जाते हो तो उस समय इन प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेना कि अच्छा देखें ये सब सवाल मेरे दिमाग में आ गए, है ना। और नहीं, रैंक की जय नहीं करना है, ठीक है। ऑलराइट, डोंट डू दिस, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, अपने आप आपकी जय हो जाएगी, रैंक आ जाएगा तो जय हो जाएगी। पहले से नारा लगाने का क्या फायदा, है ना। ऑलराइट, चलो मिलते हैं रात में 9 बजे अपनी हिस्ट्री की क्लास में। आज का हमारा मॉडर्न इंडिया का सेगमेंट है 1857 की क्रांति। हमारा